हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है रिसर्च इन एजुकेशन। रिसर्च सैम्पलिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिसर्च टॉपिक बहुत सारे बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिसर्च सैम्पलिंग के बारे में एक वीडियो। आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं आपके लिए इस तरह से वीडियो लेके आऊँ तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं रिसर्च सैम्पलिंग। अच्छा बताइए, रिसर्च सैम्पलिंग क्यों करते हैं? कोई भी रिसर्च करने के लिए हमको कुछ सैंपल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जैसे आप अभी यूजीसी नेट पेपर दे रहे हैं, यूजीसी नेट के बाद आपके जेआरएफ क्लियर होने के बाद, नेट क्लियर होने के बाद आप उसको रिसर्च फील्ड में आप जाएंगे तो रिसर्च करेंगे, तो आपको इसके बारे में कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो रिसर्च करने के लिए हमको कुछ रिसर्च सैंपल्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रिसर्च सैम्पलिंग इज द प्रोसेस of selecting a smaller group of individuals from a larger population to participate in a study. It is an important method when it's not feasible to study the entire population due to time, cost, and other constraints. By using a representative sample, researchers can make valid conclusion about the entire population. बहुत सारे लोग हैं जैसे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं, तो सारे लोगों के ऊपर हम स्टडी नहीं कर सकते। सारे लोगों, जैसे इंडिया की भी बात ले लो, इतने करोड़ लोग हैं, हम उनके ऊपर कोई भी चीज़ हम स्टडी नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ लोगों को उठाते हैं, कुछ लोगों को एज अ सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो ये कम लोगों को लेते हैं, कुछ सैंपल लेते हैं, रैंडमली किसी लोगों को कुछ लोगों को लेते हैं। तो ये जो सैंपल इसमें से कुछ ले लिया और इसका हम स्टडी करते हैं, रिसर्च के लिए इसका स्टडी करते हैं। तो ये होता है हमारा सैम्पलिंग। तो ये जो सैम्पलिंग होता है वो कई तरह की होती है, ठीक है। मेनली इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी, और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी और ये हो गया हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी। शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, आप कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट है, तो ये तो होता है पहले कि इसमें ना बहुत ही कम एरर होता है, ठीक है। तो ये लेस एरर, प्रोबेबिलिटी में लेस एरर होता है और मोस्ट करेक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द रिसर्च आर करेक्ट। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर एरर ज़्यादा होता है, मोर एरर, ठीक है। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ये होता है कॉस्टली, ज़्यादा पैसा लगता है उसमें, टाइम मनी ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 4 में ये क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये होता है डिडक्टिव इन नेचर, डिडक्टिव इन नेचर, ठीक है। डिडक्टिव इन नेचर होता है। और ये क्या होता है, जहाँ पर हम पॉपुलेशन को जानते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर हम पॉपुलेशन को, नॉन पॉपुलेशन होते हैं, तो वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। और यह यहाँ पर क्या होता है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी, ये होता है बायस होता है, मोर एरर होते हैं उसमें। और ये होता है, इसमें ये चीपर होता है, ईजियर होता है। और इसको हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम यूज़ करते हैं। और ये इंडक्टिव इन नेचर होता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में आपको पता होगा। इंडक्टिव होता है पर्टिकुलर टू जनरल, और ये होता डिडक्टिव होता है जनरल टू पर्टिकुलर। और यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी में अननोन पॉपुलेशन होते हैं, जिसमें पॉपुलेशन के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं होती है। अननोन पॉपुलेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या क्या? पहले जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम में हम क्या करते हैं, सपोज ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं।
तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली हम कोई भी रैंडमली कोई भी पर्सन को उसमें उठा सकते हैं सैंपल के लिए। तो जब हम कोई भी पर्सन को रैंडमली लेते हैं तो सारे लोगों को चांस मिलता है, इक्वल चांस होता है सब लोगों को सिलेक्ट होने के लिए। ठीक है, कोई नहीं बता सकता इसमें से कौन सिलेक्ट होगा। हम किसी को भी रैंडमली ले सकते हैं सैंपल के लिए। सपोज हमने इसको एक ले लिया, ठीक है, एक रेड वाले से ले लिया और एक इसका ले लिया, कोई सा भी हमने रैंडमली ले लेंगे कोई भी सैंपल, तो ये हो गया हमारा सैंपल। इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपल। ये बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है, ऐसे यहाँ से जैसे देखो यहाँ पर आपका एक ग्रुप है, इसमें से सपोज हमने सिस्टमेटिक, ये तो हो गया सिंपल हो गया ये। और अभी सपोज सिस्टमेटिक लेंगे तो सिस्टमेटिक क्या होता है, a method that aims to reduce bias but it does not give every member of the population the same chance of being selected। इसमें क्या होता है, सारे लोगों को चांस नहीं मिलता, मतलब इक्वल चांस नहीं मिलता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 1, यहाँ पर एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब ऐसे पर्सनस हैं। तो हम क्या करते हैं कि सिस्टमेटिक में क्या करते हैं, पर्टिकुलर से हमने 1 सिलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद हमने एक छोड़ दिया, फिर दोबारा दूसरा का सिलेक्ट किया, फिर एक छोड़ दिया, फिर एक सिलेक्ट किया, फिर एक छोड़ दिया, फिर दूसरा का सिलेक्ट किया, फिर एक छोड़ दिया, फिर एक का सिलेक्ट किया। तो इस तरह से हम जो ये सैंपल लिए, तो ये जो सैंपल हमारा हुआ, ये हुआ हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ठीक है, कोई मतलब पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हमने एक एक को चूज किया। तो इसमें क्या हुआ, सबको इक्वल चांस नहीं मिला कि सिलेक्ट होने के लिए। ठीक है, इक्वल चांस कहाँ पर मिलता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। लेकिन सिस्टमेटिक में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, सपोज हमने एक एक छोड़ के लिया या दो दो गैप करके, सपोज हमने इसको लिया, फिर 2 गैप छोड़ के इसको लिया, फिर 2 गैप छोड़ के इसको लिया, तो ऐसे करके सपोज हम लेते हैं सैंपल लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ये सारे मैं बता रही हूँ आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। देन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, और मेथड वेयर रिसर्चर्स रैंडमली सिलेक्ट इंडिविजुअल्स विद इन predefined groups. It's useful for determining what aspects of a sample are highly correlated with what's being measured। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये आप देखिए स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो इसमें क्या होता है ना कि स्ट्राटा हम बनाते हैं, कोई एक ग्रुप है, ठीक है, जैसा आप ये एक ग्रुप है, हमने इसको अलग अलग, जैसे ये आप रेड रेड कलर के देख रहे हो, तो इसको एक स्ट्राटा बना दिया। ठीक है, ये डिफरेंट, ये आपकी पर्पल कलर है, इसको अलग ले लिया, ये ग्रे कलर है, इसको 3 स्ट्रेटस में हमने डिवाइड कर दिया। ये ग्रुप ऑफ स्ट्रेटा। ठीक है, ये जो एक एक को हम बोलते हैं स्ट्रेटम, और ये ग्रुप्स को हम बोलते हैं स्ट्रेटा। ठीक है, तो ये इसी ग्रुप से हमने पर्टिकुलर किसी एक एक को, यहाँ से इसको उठाया, यहाँ पर इसको सैंपल लेंगे, यहाँ पर इसको सैंपल ले लिया, तो इसमें से जो अलग अलग स्ट्रेटा से हम एक एक सैंपल ले लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। पहले हम इसको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, कोई स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जिसमें ये अलग अलग है, सारे हेटेरोजेनस पीपल है, लेकिन वो हेटेरोजेनस को हम एक स्ट्रेटा में, मतलब अलग अलग स्ट्रेटा में डिवाइड कर देंगे तो एक होमोजेनस हो जाएगी। ये देखिए एक पर्टिकुलर टाइप का हो गया, ठीक है, ये भी एक पर्टिकुलर हो गया, ये भी एक पर्टिकुलर हो गया। तो एक स्मॉलर ग्रुप में हम सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, वो सब ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सब ग्रुप्स को बोलते हैं स्ट्रेटा। और ये जो सब ग्रुप्स हो गए, ये अलग अलग होमोजेनस होता है, मतलब इनमें सेम कैरेक्टर मिलेगा, इनमें सेम कैरेक्टर मिलेगा, इनमें सेम कैरेक्टर मिलेगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप कोई ऑफिस में कुछ एम्प्लॉय के ऊपर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं और उसमें से सैंपल लेना चाहते हैं, कि तो हमने क्या क्या डिवाइड कर दिया, 21 से लेके 30 ईयर्स तक एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो उसके बाद 31 से लेके 40 तक एक ग्रुप बना दिया, फिर 41 से लेके 50 तक ग्रुप बना दिया। इनमें से अलग अलग ग्रुप हो गए ये। ठीक है, तो ये एज ग्रुप में हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो मतलब इसमें से हमने कुछ सैंपल लिए, इसमें से कुछ सैंपल लिए, और इसमें से कुछ सैंपल लिए, ये तीनों मिला के हमने और एक सैंपल ले लिया, इसमें से कुछ और इसमें से कुछ और इसमें से कुछ। तो ये जो हम ये जो सैंपल हमने लिया, तो इसमें से हमको रिसर्च करना है।
तो इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, उसके बाद क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर मतलब जैसे वो भी स्ट्रैटिफाइड की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या होता है? और मेथड दैट्स यूजफुल फॉर लार्ज जोग्राफिकली स्प्रेड आउट पॉपुलेशंस, इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर्स एंड रैंडमली सिलेक्टिंग एंटायर क्लस्टर्स। तो स्ट्रैटिफाइड हमने क्या किया, अलग अलग ऐसे स्ट्राटा बनाए। तो स्ट्राटा से फिर हमने कुछ सैंपल्स यहाँ पर लिए, कुछ सैंपल यहाँ से लिए, कुछ यहाँ से लिए। तो ये जो है इसको हमने स्टडी किया। ठीक है, क्लस्टर से हम क्या करते हैं? क्लस्टर से ये कि ठीक है, ये पूरा पॉपुलेशन है, ये पूरा पॉपुलेशन है, तो उसमें से कुछ ऐसे ऐसे अलग टाइप के हैं और कुछ ऐसे अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो क्लस्टर में हम क्या करेंगे, तो इसमें जो ग्रुप है तो उसको हम अलग अलग क्लस्टर में हमने अलग अलग ऐसे करके अलग अलग क्लस्टर में डिवाइड कर दिए। ठीक है, यहाँ से कुछ सैंपल लेके हमने उसमें अलग अलग क्लस्टर में डिवाइड कर दिए। ठीक है, इसमें ये भी कुछ रहेंगे। ठीक है, इसमें ये भी कुछ रहेंगे। तो इसमें एक ही क्लस्टर को लेके, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो सारे तरह के लोग हैं, हमने एक साइड का यहाँ से यहाँ तक ले लिया, यहाँ से यहाँ तक ले लिया, यहाँ से यहाँ ले लिया, एक अलग अलग क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। उस एक क्लस्टर को हमने लेके यहाँ पर हमने सैंपल एज ए यूज़ किया। तो ये हो गया क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो स्ट्रैटिफाइड में क्या था, हमने इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था, होमोजेनस कैटेगरी में डिवाइड किया था। होमोजेनस कैटेगरी में डिवाइड करके फिर होमोजेनस से हमने फिर मिला के अलग अलग से होमोजेनस, ये तीनों सपोज होमोजेनस हो गए, इसमें से हमने कुछ सैंपल ले लिया। फिर यहाँ पर जो सैंपल हुआ कुछ इसमें से, कुछ इसमें से, कुछ इसमें से, इसका हमने स्ट्रैटिफाइड रैंडम में किया था। लेकिन ये जो क्लस्टर में क्या होता है, हमने टोटल यहाँ से क्लस्टर में पहले डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद उस क्लस्टर को हमने सैंपल के तौर पर लिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, पहले आता है कॉन्वीनियंस। तो ये जो मेथड होता है, मेथड दैट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग इंडिविजुअल्स हु आर मोस्ट एक्सेसिबल, जो मोस्ट एक्सेसिबल होते हैं रिसर्चर के लिए, उसी से वो सैंपल कलेक्ट करते हैं। सपोज आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप कम टाइम में बहुत इजीली आपके आसपास जो भी मिल रहा है तो आप उसमें से सैंपल ले रहे हो, तो हो गया आपका कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप यूजीसी नेट स्टूडेंट के बारे में रिसर्च करना चाहती हूँ, उनका सैंपल लेना चाहती हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली वाले जो दिल्ली के आसपास मेरे पास जो बच्चे मिलेंगे तो उन्हीं से मैं सैंपल क्रिएट कर लूँगी, सैंपल ले लूँगी। ठीक है, वो हो गया कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग। मैं बाकी सबके पास नहीं जाऊंगी, मेरे पास जो अवेलेबल है यूजीसी नेट के स्टूडेंट, मैं उन्हीं का सैंपल ले लूँगी। तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कोटा सैम्पलिंग। कोटा का मतलब क्या होता है? कोटा का मतलब होता है कैटेगरी। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। अ मेथड वेयर द रिसर्चर मैनिपुलेट्स द सैम्पलिंग पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एज अ होल। इट्स यूजफुल व्हेन द पॉपुलेशन इंक्लूड्स मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। जब वो लोगों का बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग होते हैं तो उसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो उसको कोटा सैम्पलिंग बोलते हैं। ये जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, कोटा सैम्पलिंग क्या होता है कि आपका जैसे स्ट्रैटिफाइड की तरह होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस यह होता है कि स्ट्रैटिफाइड में हम जाके अलग अलग ग्रुप को डिवाइड करते हैं, फिर उसमें सैंपल लेकर आते हैं। लेकिन कोटा में क्या होता है ना, तो उसमें कैटेगरी में डिवाइड तो करते हैं, लेकिन ये सपोज आपका रिसर्चर है, ठीक है, उसके आसपास आप देख रहे हो इतने बड़ा पॉपुलेशन है, लेकिन उसके आसपास जो पॉपुलेशन उसके पास है, ठीक है, यहाँ से उस सैंपल लेता है। ठीक है, यहाँ से सैंपल लेता है। तो कोटा में क्या होता है ना, जो आसपास इजीली मिल जाते हैं आपको, तो उसी से ही वो कैटेगरी की डिवाइड करता है। ठीक है, तो हो गया कोटा सैम्पलिंग। फिर उसके बाद आता है पर्पससिव सैम्पलिंग। पर्पससिव सैम्पलिंग जैसे नाम से लिखा होता है, आप पर्पसफुली आप वो सैंपल क्रिएट लेते हो, उसको जजमेंट सैम्पलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जजमेंट सैम्पलिंग भी बोलते हो, क्योंकि आप ना आपके जजमेंट के हिसाब से सैंपल लेते हो, जजमेंट सैम्पलिंग बोलते हैं इसको।
तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ। जैसे आप स्कूल में टीचर हो और स्कूल में जो लेट कमर्स आते हैं, जो बच्चे आते हैं, तो उनके ऊपर एक रिसर्च करना चाहते हो, पूछना चाहते हो कि लेट कमर्स क्यों इतना लेट आते हैं। लेकिन आप उन सैंपल को लोगे जो आपके लिए आप ईजियर हो, जो बच्चों को आप जानते हो। स्कूल में बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन आप जिस क्लास के क्लास टीचर हो, ठीक है, और उनमें से भी आपको पता है कि ये बच्चे अच्छे से बात कर लेते हैं, ये अच्छे सही से बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसे ऐसे बच्चे को तो आप लेके उनसे पूछताछ करते हो, तो वो सैंपल लेते हो। तो वो हो गया, ये आपकी जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप सारे बच्चों को नहीं ले रहे हो, और एक्सेसिबल तो सारे बच्चे भी हैं, स्कूल में सारे बच्चे आते हैं, एक्सेसिबल भी है, लेकिन आप पर्पसफुली लेते हो, मतलब आप जजमेंटल चॉइस करते हो कि आपको किस किस बच्चों को एज ए सैंपल लेना है। तो ये होता है पर्पसिव सैंपल, ठीक है। उसके बाद आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है कि उस टाइम जब बहुत सारे लोगों के पास हम नहीं पहुंच पाते, जहां पर हमने वो पॉपुलेशन के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, ठीक है, उसी टाइम में हम स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग में जैसे एक बच्चे को मैं जानती हूँ, ठीक है, तो उस बच्चे को मैंने कहा कुछ पूछा, और उसके बाद कहा तेरे जो दोस्त होंगे तो उनको तो बता देना। तो उसके 2 दोस्त थे, ठीक है, तो उन्होंने 2 दोस्त को बताया। फिर ये 2 दोस्त ने, उनके 2 दोस्त थे, ठीक है, इसका 2 दोस्त थे और इसके 3 दोस्त थे सपोज, इनको ये बता दिए। इनके जो दोस्त थे, इसके 2, इसके 3, इसके 4 दोस्त थे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। इसके भी 2 होंगे, इसके भी 2-3 होंगे, ऐसे ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। स्नोबॉल इसलिए नाम दे रखा है उनका, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा ना, स्नो जैसे ऊपर से अपनी हम हिल स्टेशन में जाते हैं, स्नोबॉल क्या होता है, यहाँ से एक छोटा सा स्नो का टुकड़ा गिरता है, जब नीचे आता है उसके साथ साथ वो बाकी स्नो को अपने चारों तरफ लपेट के ले आता है। तो जब नीचे पहुँचता है ना, वो बड़ा सा होता जाता है, समझ, ऐसे ऐसे आता जाएगा, तो फिर ये और यहाँ पर इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम स्नोबॉल सैम्पलिंग भी कहा गया है। इसको रेफरल सैम्पलिंग भी कहे जाते हैं और चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है, कि चेन की तरह होता है ये 1 से 2, 2 से ऐसे ऐसे बढ़ता गया, ठीक है, और इसको रेफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है। और इस कभी कैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे आपके पास ज़्यादा पॉपुलेशन के बारे में जानकारी नहीं है। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ड्रग लेते हैं जो बच्चे, ठीक है, कॉलेज के बच्चे कुछ ड्रग्स लेते हैं, लेकिन वो तो आके आपको ऐसे इंटरव्यू नहीं देंगे। आप सपोज रिसर्च करना चाहते हो उनके ऊपर, वो आपको इंटरव्यू नहीं देंगे। लेकिन कोई बिल्कुल आपका नज़दीक होगा, तो वो आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते हो, वो भी आपको बहुत अच्छी तरह जानता है, तो उसको आपने पूछ लिया, और वो अपने जो दोस्त है, अपने जो सर्कल है, फिर वो उनको लेके आएगा सैंपल के लिए, फिर उनके जो दोस्त है वो उनके लेके आएंगे। तो ऐसे ऐसे करके वो सैंपल का संख्या आपका बढ़ जाएगा, मतलब आपको जितना सैंपल आपको चाहिए उतना आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये थे हमारे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के सैम्पलिंग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।